बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। बाय virtue ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन बैंड स्ट्रक्चर, नॉन मेटालिक मटीरियल्स में बी ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट। नॉन मेटालिक मटीरियल्स ट्रांसपेरेंट हैं विजिबल लाइट के लिए। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि लाइट नॉन मेटल्स में एब्जॉर्ब नहीं होती। विजिबल लाइट की बात हो रही है कि जो विजिबल रीजन के अंदर 400 to 700 नैनोमीटर तक जो विजिबल रेंज के अंदर स्पेक्ट्रम मौजूद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, वो नॉन मेटल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, ना ही रिफ्लेक्ट होता है। Therefore, in addition to reflection and absorption, refraction and transmission phenomena must be considered. यानी जब नॉन मेटल्स के ऊपर लाइट फॉल करती है तो वो पार्शली रिफ्लेक्ट होती है, पार्शली एब्जॉर्ब होती है और ज़्यादातर इसके अंदर रिफ्रैक्शन या ट्रांसमिशन होती है। तो रिफ्लेक्शन या एब्जॉर्प्शन तो बहुत माइन्यूट होगी, तो इसके अंदर जो प्रोमिनेंट फिनोमेना हो रहा है नॉन मेटल्स के अंदर वो हो रहा है ट्रांसमिशन का या रिफ्रैक्शन का। तो इन चारों को रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन को इस लेक्चर में हम देखेंगे कि नॉन मेटल जो है वो कैसे बिहेव करती है फॉर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन फिनोमेना। Refraction. Light that is transmitted into a transparent material experiences a decrease in velocity. जब ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से लाइट गुजरती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। वेलोसिटी डिक्रीज़ होने का मतलब ये है कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल एक्सपीरियंस ए डिक्रीज़ इन वेलोसिटी। जब ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से लाइट पास करती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। As a result, it will bend at the interface. This phenomena is termed as refraction. इसे हम refraction कहते हैं। यानी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के अंदर जब लाइट पास करती है तो उसमें इसका मतलब है कि जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से पास होती है तो वो बेंड हो जाती है और इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और साथ ही उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अगर तो वो वैक्यूम है तो वैक्यूम के अंदर वेलोसिटी डिक्रीज़ नहीं होगी और उसकी बेंडिंग भी नहीं होगी। और जहाँ पर इंटरफेस होगा दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल के दरमियान, तो इंटरफेस के ऊपर जब लाइट फॉल करती है और उस मीडियम के अंदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में चलती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। एज रिजल्ट उसके अंदर बेंडिंग आ जाती है और इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन के अंदर। और विजिबल लाइट के अंदर भी 7 कलर्स हैं और हर कलर की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब है कि हर कलर की जो बेंडिंग है वो भी डिफरेंट होगी। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन एन ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव इन द वैक्यूम सी to the velocity of the wave in the medium v, that is n is equal to c over v. This is the definition of refractive index. C is the speed of light या speed of wave in vacuum and v is the speed of wave in the medium. So n is equal to c over v. C की वैल्यू हमेशा v से ज़्यादा होगी, लिहाजा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से हमेशा ग्रेटर ही होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ n और ऑर्डर ऑफ द बेंडिंग डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो n जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर। तो डिफरेंट वेव्स की जो वेवलेंथ है एक ही मटेरियल के अंदर वो डिफरेंट होगी। दिस इफेक्ट इज़ जनरली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द familiar dispersion of a wave of white light into its component colors by the glass prism. तो प्रिज्म में हम देखते हैं कि ग्लास प्रिज्म में जब लाइट पास करती है तो वो अपने कंस्टिट्यूएंट कलर के अंदर डिवाइड हो जाती है और हर कलर की जो बेंडिंग है वो दूसरे कलर से डिफरेंट होती है। इसका मतलब ये है कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल के अंदर अगर डिफरेंट वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना बेंड होना है। ईच कलर इज़ डिफ्लेक्टेड बाई अ डिफरेंट अमाउंट as it passes through the glass medium, which results in the separation of colors. An equivalent expression gives the velocity of light v in the medium. V is equal to 1 over epsilon mu. Epsilon is the permittivity of the medium and mu is the permeability of the medium. So if we put the value of epsilon and mu, we can find the value of the velocity of the medium in that material. अगर किसी मीडियम की एप्सिलॉन और म्यू का हमें पता है तो हम उस मीडियम के अंदर किसी भी वेव की स्पीड हम फाइंड कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के बगैर।
one can write as n is equal to c over v, and we can replace the value of v as 1 over epsilon mu square root, so it will become epsilon r mu r square root. एप्सिलॉन आर इज़ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये आपको पता है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. म्यू आर इज़ relative magnetic permeability. Because most substances are only slightly, because most substances have the value of the magnetic permeability as 1, so we can write the value of we can write the expression of n as equal to epsilon r square root. यानी सिर्फ एप्सिलॉन आर की वैल्यू पुट कर दें, ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू का हमें पता है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. सो एक तरीका ये है कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को पता है किसी भी मटेरियल मीडियम के अंदर, तो वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तौर पे ली जा सकती है. Thus for transparent material there is a relation between index of refraction and dielectric constant. So यहाँ पर एक रिलेशनशिप आ गया, n इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर स्क्वायर रूट. अगर एप्सिलॉन आर का हमें पता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का पता है, उसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी. द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन at the relatively high frequencies for the visible light. हाई फ्रिक्वेंसी विजिबल एंड के अंदर जो हाई फ्रिक्वेंसी मीडियम मटीरियल हाई फ्रिक्वेंसी एंड है वो पर्पल या वायलेट कलर है. दस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मे बी डिटरमिन्ड फ्रॉम द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मेजरमेंट यूजिंग द अबव इक्वेशन. सो इस इक्वेशन से हम इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. Because the retardation of electromagnetic radiation in a medium results from electronic polarization. क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन होता है, जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मटेरियल को अप्रोच करता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन होती है, और जितने भी मटेरियल्स हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मौजूद है. तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मौजूद होने का मतलब है तमाम मटेरियल की जो पोलराइजेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन है, और ये तो होगी ही होगी, चाहे वो गैस है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो सॉलिड है. द साइज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम्स और आयंस हैव कंसीडरेबल इफेक्ट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इफेक्ट. सो जो आयन का साइज़ है उसका कोई कंसीडरेबल इफेक्ट मौजूद है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर. जनरली द लार्ज द एटम और आयन द ग्रेटर द इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन. जितना एटम या आयन बड़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन भी उतनी ग्रेटर हो जाएगी, और स्पीड जो ऑफ वेव है वो स्लो होती जाएगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. जब v कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी मीडियम के अंदर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा. द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए टिपिकल सोडा लाइम ग्लास इज अप्रॉक्सीमेटली 1.5. एडिशन ऑफ लार्ज बेरियम एंड लेड आयंस टू ए ग्लास इंक्रीजेज एंड सिग्निफिकेंटली. अगर हम ग्लास के अंदर बेरियम या फिर लेड के आयंस डाल दें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसिडरेबली इंक्रीज हो सकता है. फॉर एग्जांपल हाईली लोडेड ग्लासेस कंटेनिंग हाईली leaded glasses contains 90% PbO barium oxide. Addition of large barium and lead ions to a glass increases the refractive index significantly. For example, high leaded glass containing 90% PbO have an index of refraction of 2.1. तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.1 तक इंक्रीज हो सकता है. टेबल gives the refractive index for the several glasses, transparent, ceramics and polymers. तो इस टेबल के अंदर ग्लास भी है, ceramics भी हैं, polymers भी हैं. Average value are provided for the crystalline ceramic in which n is anisotropic. n की जो वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू दी हुई है. जहाँ पर एनाइसोट्रोपी हो रही है वहाँ पे n की वैल्यू एवरेज दी हुई है. एनाइसोट्रोपी का मतलब है कि डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर वेव स्पीड का डिफरेंट होना. तो अगर कोई मटेरियल एनाइसोट्रोपिक है तो वहाँ पर n की वैल्यू एवरेज करके दी हुई है. और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लास है और फिर ग्लास है और फिर ग्लास है, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, और इसके बाद ये
सिरामिक्स हैं, ट्रांसपेरेंट सिरामिक्स हैं और उसके बाद पॉलीमर्स हैं। तो अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है यहाँ पर दी हुई है। तो ग्लास की वैल्यू 1.458 से लेके ग्लास की वैल्यू डेंस फ्लिंट ग्लास तक 1.65 तक दी हुई है, और पॉलीमर्स की वैल्यू जो है वो काफ़ी कम होती है, 1.35 से लेके 1.6 तक है। For crystalline ceramics with cubic crystal structure and for glasses, the index of refraction is independent of the crystallographic direction, that is isotropic. तो आइसोट्रोपिक के लिए वो कहता है कि जो क्रिस्टलाइन सिरामिक्स हैं जिनका क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और ग्लासेस के लिए भी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन है, क्योंकि जो मटेरियल है वो आइसोट्रोपिक है। और आइसोट्रोपिक का मतलब है कि मटेरियल की तमाम डायरेक्शंस के अंदर स्पीड, वेव की जो स्पीड है वो सेम है। नॉन क्यूबिक क्रिस्टल्स however have an anisotropic end, that is the refractive index is greater along the direction that have the highest density of the ions. तो जिस डायरेक्शन में आयंस की डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। Refraction, second phenomena of non-metallic materials. Reflection. When light radiation passes from one medium to another medium having a different index of refraction, some of light is scattered at the interface between the two media even if both are transparent. अगर दो मटेरियल मीडियम्स हैं और दोनों ट्रांसपेरेंट हैं तो उनके इंटरफेस के ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो वहाँ पे स्कैटरिंग हो जाती है। द रिफ्लेक्टिविटी आर रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्टेड एट द इंटरफेस। आर की डेफिनेशन है आर इज इक्वल टू आई आर और आई नॉट, और आई नॉट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट बीम एंड आई आर इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्टेड बीम। इफ़ लाइट इज़ नॉर्मल or perpendicular to the interface, then the relationship becomes between reflection and a refractive index as R is equal to n2 minus n1 over n2 plus n1 whole square, where n1 and n2 are the index of refraction of the two material mediums. If incident light is not normal to the interface, R depends on the angle of incidence. अगर वो normal नहीं है तो फिर angle of incidence के ऊपर depend करेगा। When light is transmitted from a vacuum or air into the solid S, then R is equal to ns minus 1 over ns plus 1 whole square. तो अगर लाइट जो है वैक्यूम से एयर के अंदर या फिर सॉलिड के अंदर जा रही है तो फिर आप रिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से। बिकॉज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ एयर इज़ वेरी नियरली यूनिटी, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 है और बाकी रह जाएगा ns। Thus, the higher the index of refraction of the solid, greater is the reflectivity. लिहाजा n जितना बड़ा होगा greater उसकी reflectivity उतनी ज़्यादा greater होगी। For typical silicate glasses, the reflectivity is approximately 0.05. Just as the index of refraction of the solid depends on the wavelength of the incident light, so does the reflectivity vary with wavelength. जिस तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर, इसी तरह जो रिफ्लेक्टिविटी है वो भी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। रिफ्लेक्शन लॉसेस फॉर lenses and other optical instruments are minimized significantly by coating the reflecting surface with very thin layer of dielectric material such as magnesium fluoride. तो मैग्नीशियम फ्लोराइड की अगर थिन लेयर किसी सरफेस के ऊपर लगा दी जाए तो रिफ्लेक्शन लॉसेज जो हैं वो मिनिमाइज़ हो सकते हैं। तो ये एक थिन फिल्म बनेगी और ये बनेगी रिफ्लेक्टिंग मैग्नीशियम, ये बनेगी रिफ्लेक्टिंग थिन फिल्म बनेगी। मैग्नीशियम फ्लोराइड की जो फिल्म है वो रिफ्लेक्टिंग थिन फिल्म के तौर पे बिहेव करेगी। एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज़, नॉन मेटेलिक मटीरियल्स में भी ओपेक और ट्रांसपेरेंट हो सकता है, नॉन मेटेलिक मटीरियल्स ओपेक हों। ओपेक होने का मतलब है कि उसमें से लाइट पास ना करे। लाइट पास ना करने का मतलब है कि वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाए।
या फिर ऑब्जर्व होकर रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी उसमें से वो ट्रांसपेरेंट ना रहे। और ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि लाइट उसमें से पास हो जाए, उसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो भी ना हो, उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो भी ना हो, और सारी की सारी ऑब्जॉर्व हो जाए। तो नॉन मेटेलिक मटेरियल दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं, वो ओपेक भी हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं। इफ़ द ट्रांसपेरेंट दे ऑफन अपीयर कलर्ड, अगर वो ट्रांसपेरेंट हैं तो फिर वो कलर्ड अपीयर होंगे। In principle, light radiation is absorbed into this group of materials by the two basic mechanisms that also influence the transmission characteristics of these non-metals. One of these is electronic polarization. अब इसमें एक जो लाइट absorb होती है उसमें से जो एक फिनोमेना है वो है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन का। Absorption by electronic polarization is important only at light frequencies near the relaxation frequency of the constituent atoms. लाइट की अब्जॉर्प्शन तभी होगी जब रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी और लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच हो जाएगी, तब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होगी। और जो पोलराइजेशन की जो फील्ड का रिवर्सल है, तो जैसे एक्सटर्नल फील्ड का रिवर्सल होगा उसी तरह जो पोलराइज हैं वो भी, इसी तरह जो पोलराइजर्स हैं, जो डाइपोल्स हैं उसी तरह जो डाइपोल्स हैं वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे एक्सटर्नल फील्ड के साथ। द अदर मैकेनिज्म इन्वॉल्व वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। दूसरी जो मैकेनिज़्म है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन का मैकेनिज़्म है, दूसरा मैकेनिज़्म है कंडक्शन का, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाए, विच डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। जो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जो दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं उनके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है उसके ऊपर डिपेंड करती है। Absorption of the photon of light may occur by excitation of the electron from nearly filled valence band across the band gap and into the empty state within the conduction band as demonstrated in the figure. A free electron in the conduction band and a hole in the valence band are also created. तो यहाँ पर जो बैंड स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है और ये जो इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्ट्रक्चर है ये नॉन मेटल्स का है, और नॉन मेटल्स के अंदर वैलेंस बैंड होगा, कंडक्शन बैंड होगा, उसके दरमियान बैंड गैप होगा, और इसके अंदर कोई भी अलाउड एनर्जी स्टेट नहीं होगी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के ऊपर फॉल करता है तो ये एनर्जाइज होके, एक्साइट होके कंडक्शन बैंड के किसी लेवल के ऊपर चला जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ पर एक स्पेस छोड़ जाएगा और उस स्पेस को हम कहते हैं होल। एक होल क्रिएट होगा, तो यहाँ पर होल है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब एक फोटोन जिसकी एनर्जी इन दो लेवल्स की एनर्जी के साथ मैच करती है, जब वो इसके साथ टकराता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होती है इन नॉन मेटल्स। और थोड़ी देर के बाद ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके दोबारा वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा तो एक फ़ोटोन एमिट होगा, और उस फोटोन की जो एनर्जी है वो इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होगी। मैकेनिज्म ऑफ फोटोन अब्जॉर्प्शन फॉर नॉन मेटेलिक मेटल्स इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड अक्रॉस द बैंड गैप leaving behind a hole in the valence band. The energy of the photon absorbed is delta E, which is necessarily greater than the band gap energy, e.g. emission of the photon of light by direct electron transition across the band gap. तो ये वही फिगर है दोबारा जिसको यहाँ पे दिखाया गया है, एनर्जी बैंड गैप है और उसकी जो एनर्जी है वो e.g. है। तो वैलेंस बैंड के को अगर कोई फोटोन अप्रोच करता है जिसकी एनर्जी डेल्टा ई होगी, और ये जो डेल्टा ई है ये ई जी से ज़्यादा होगी, यही वो कह रहा है कि जो एनर्जी है फोटोन की उसकी इस एनर्जी ई जी से जब ज़्यादा होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, अदरवाइज़ फिर वो नहीं जा सकता। थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पर तो ट्रांजिशन हो रही है,
और इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर रहा है, और यहाँ पे एक जो फोटॉन है वो क्रिएट हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा और हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा, तो जो लेवल्स का डिफरेंस है उस लेवल के डिफरेंस की एनर्जी वाला एक फोटॉन एमिट होगा। Absorption. The energy of excitation delta E is related to the absorbed photon frequency through this equation. E is equal to h nu or delta E is equal to h nu. These excitations associated with absorption can take place only if the photon energy is greater than that of the energy band gap Eg. That is, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर बैंड गैप की एनर्जी से फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी तभी ट्रांजिशन होगी, और एच न्यू इज़ ग्रेटर दैन एच सी, और न्यू को रिप्लेस कर दिया जाए अगर सी और लैम्डा से, तो ये इक्वेशन बन जाएगी एच सी और लैम्डा इज़ ग्रेटर दैन ई जी। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि हम देखना चाहते हैं कि एनर्जी बैंड गैप है कितना। द मिनिमम वेवलेंथ फॉर द विजिबल लाइट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। विजिबल जो मिनिमम वेवलेंथ है वो पर्पल एंड की होगी या वायलेट एंड की होगी, वो होगी 400 नैनोमीटर, और विजिबल लाइट के अंदर जो हाईएस्ट वेवलेंथ है वो रेड की होगी और वो होती है 700 नैनोमीटर तक। तो जब लैम्डा मिनिमम होगा तो फिर ये जो एनर्जी है ये मैक्सिमम होगी। तो मिनिमम जो वेवलेंथ है वो पर्पल की होती है, तो पर्पल के लिए एनर्जी बैंड गैप आप निकाल सकते हैं। E.g. फॉर विच अब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट इज़ पॉसिबल, तो पर्पल के लिए जो अब्जॉर्प्शन है पॉसिबल है, कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए, वो है ये एच सी ओवर लैम्डा मिनिमम। एच की वैल्यू डाल दी, सी की वैल्यू डाल दी, लैम्डा की वैल्यू डाल दी ऐसे सिस्टम के अंदर, और ये बन गई 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन अदर वर्ड, नो विजिबल लाइट इज़ अब्जॉर्ब्ड by non-metallic materials having band gap energy greater than 3.1 electron volt. These materials will appear transparent and colorless. तो अगर तो एनर्जी इससे ज़्यादा है तो फिर इसमें अब्जॉर्प्शन हो सकती है, और अगर इसकी एनर्जी इसके बराबर है तो उसके अंदर अब्जॉर्ब नहीं होगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, उसके लिए पास कर जाएगा, कलरलेस होगा। However, the maximum wavelength of the visible light, that is 700 nanometer, computation of the minimum band gap energy for which there is an absorption of the visible light, तो मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए जब लैम्डा मैक्सिमम होता है, और लैम्डा मैक्सिमम विजिबल के लिए है और विजिबल के लिए 700 नैनोमीटर है। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू डाल दें, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू डाल दें, वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट की वैल्यू डाल दें, तो हमारे पास आ जाएगा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दो मिनिमम एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है और मैक्सिमम एनर्जी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है, वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। दिस रिजल्ट्स मीन दैट ऑल विजिबल लाइट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फॉर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स दैट हैव बैंड gap energy is less than about 1.8 electron volt, thus these materials are opaque. Only a portion of the visible spectrum is absorbed by the material and the band gap energy is between 1.8 और 1/3। तो फिर ऐसे फोटॉन्स जिनकी एनर्जी विजिबल के अंदर 1.8 और 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है, सिर्फ वही उसके अंदर अब्जॉर्ब हो सकते हैं। कंसिक्वेंटली दीज मटीरियल्स will appear as a color। जब वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो फिर वो रिफ्लेक्ट होंगे। एक दफ़ा एब्जॉर्प्शन होती है और फिर रिफ्लेक्शन, फिर एक दफ़ा एक्साइटेशन होनी है, यानी उसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जानी है, और फिर डी एक्साइटेशन होनी है। डी एक्साइटेशन का मतलब है कि वहाँ से फोटोन एमिट होगा, इसका मतलब है कि वहाँ से फिर रिफ्लेक्शन होगा, और जब रिफ्लेक्शन होगी तो मटीरियल आपको कैसा लगेगा? ओके लगेगा, कलर नज़र आएगा। Every non-metallic material become opaque, यानी will absorb energy at some wavelengths which depends on the magnitude of its energy band gap. For example, diamond have a band gap of 5.6 electron volt, is opaque to radiations having wavelength take 600 having wavelength less than about 0.22 माइक्रोमीटर, यानी कि UV रीजन के अंदर।
Interaction with light radiation can also occur in dielectric solids having wide band gap involving other than valence band to conduction band electron transitions. If impurities or other electrically active defects are present, electron levels within the band gap may be introduced, such as donor and acceptor levels. और अगर हमारे पास कोई मटेरियल जो है वो इंट्रिंसिक नहीं है, एक्सट्रिंसिक है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं, उसके अंदर डिफेक्ट्स आ गए हैं, तो फिर क्या होगा, फिर जो उसका एनर्जी बैंड गैप है उसके अंदर डोनर और एक्सेप्टर लेवल्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, और फिर डोनर और एक्सेप्टर लेवल्स की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस हो सकती हैं, and they lie closely to the center of the band gap, except they lie close to the center of the band gap. Light radiations of specific wavelength may be emitted as a result of electron transition involving these levels within the band gap. For example, consider the example 21.6a, which shows the valence band to conduction band electron transition for a material that has one such impurity level. तो यहाँ पर एक एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन हो रही है, और फोटोन एनर्जी, फोटोन absorption via a valence band, conduction band, electron excitation for a material that has impurity levels that lies within the band gap. तो बैंड गैप के अंदर इम्प्योरिटी लेवल्स मौजूद हैं, और अगर बैंड गैप के अंदर इम्प्योरिटी लेवल्स मौजूद हों तो फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, फिर emission of the two photons involving electron decay first into the impurity state and finally to the ground state. और दूसरा C क्या होगा, generation of both the photons and a photon and an excited electron falls first into the impurity level and finally back to its ground state. Electron plus hole is equal to total energy delta E. Again, the electromagnetic radiation that is absorbed by this electron excitation must be dissipated in the same manner. Several mechanisms are possible. For one, this dissipation may occur via direct electron and hole recombination. एक तो इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन हो सकता है. इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन का मतलब है कि कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के होल के ऊपर फॉल करे, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकम्बिनेशन. तो यहाँ पर दूसरी सूरत है कि रिकम्बिनेशन हो, बजाय इसके कि यहाँ पर अलाउड स्टेट के अंदर जो फॉरबिडन बैंड के अंदर बनाई थी इम्प्योरिटी की वजह से वहाँ पर जाए, तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ सकता है और यहाँ से एक फोटोन एमिट हो सकता है. एक पॉसिबिलिटी डी एक्साइटेशन की ये भी हो सकती है. For one, this dissipation may occur via direct electron or hole recombination, which is represented in the figure B. In addition, multiple step electron excitation, ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन मल्टीपल स्टेप में हो, यानी पहले स्टेप के अंदर वैलेंस बैंड से फॉरबिडन बैंड के अलाउड लेवल पर जाए और दोबारा फिर इस अलाउड बैंड से फॉरबिडन के अंदर फिर कंडक्शन बैंड में जाए. तो ये मल्टी स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो सकती है. वन पॉसिबिलिटी इज़ इंडिकेटेड इन द फिगर बी इज़ द एमिशन ऑफ द टू फोटॉन्स. हो सकता है कि दो फोटोन एमिट हों. वन इज़ एमिटेड एज अ इलेक्ट्रॉन ड्रॉप फ्रॉम द स्टेट इन द कंडक्शन बैंड टू द इम्प्योरिटी लेवल. एक हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए और यहाँ पे आके रुक जाए, और ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, इस एनर्जी डिफरेंस का एक फोटोन एमिट हो, फिर यहाँ पर इन ठहरेगा इलेक्ट्रॉन और फिर वो दोबारा जम करके यहाँ पर वैलेंस बैंड में आ जाए, तो फिर एक फोटोन और एमिट होगा इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस का. यही कह रहा है. तो वन इज़ emitted as an electron drop from a state in the conduction band to the impurity level. ये जो impurity level बनाया था, ये जो इसके अंदर forbidden band के अंदर एक level introduce हो गया था impurity की वजह से. The other as it decays back into the valence band. Alternately, one of the transition may involve the generation of phonon. और ये भी हो सकता है कि phonon generate हो, और जो phonon होता है वो heat वो भी फोटोन ही होता है, लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो विजिबल रेंज के अंदर नहीं आती,
उसकी एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में होती है। लिहाजा एक फ़ोटोन यहाँ पर दिखाया गया है और ये जो फोटोन है ये फोनॉन है, यानी यहाँ पर हीट एनर्जी का फोटोन निकलेगा। इस वजह से इसका कलर जो है वो ब्लू दिखाया गया है और ये रेड इसलिए दिखाया गया है कि ये विजिबल लाइट है। इन विच इज़ एसोसिएटेड एनर्जी इज़ डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो फोनॉन की जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी होगी।